हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 की बात करने वाले हैं हम लोग। अब ये 1950 से क्या हुआ, तो 1950 के पहले भी तो इंडिया था कि नहीं था। अब 1947 में जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई तब हम लोग को ये समझ में नहीं आया कि ब्रिटिशर्स एकदम से गए हैं, अब हम लोग क्या करें। तो उसको संभालने में, उसको संवारने में जो समय लगा वो लग गया 1950 तक के। क्यों? क्योंकि इस समय हमारा क्या बन रहा था भैया, कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बन रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 में और 26 जनवरी 1950 को ये इंप्लीमेंट हो गया। बट उसी के साथ हमारी कंट्री में किस तरीके से काम होना चाहिए, इसके लिए हम लोग को बनाने पड़े प्लान्स, पॉलिसीज। तो प्लानिंग कमीशन बनाई गई 1950 में और ये प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान बनाया गया। अब ये 5 ईयर प्लान क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कब तक के काम कर रहे हैं और इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। दूसरा, हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या था, हम लोग टोटली क्या अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, क्या इंडस्ट्रीज धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगी थी, क्या हमारे यहाँ रेवोल्यूशन होने लग गया था इंडस्ट्रीज का, क्या हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका। तो इस तरीके की पूरी इंफॉर्मेशन जो है 1950 से लेकर 1990 तक के हम लोग पढ़ने वाले। बट एक चीज हमें याद रखनी है, यहाँ पे उस टाइम पे जो गवर्नमेंट चल रही थी 1947 से लेके 1950 तक के, वो थे इंटरिम गवर्नमेंट। फुल फ्लैश में गवर्नमेंट ने भी वर्क करना चालू करा 1950 से। तो हम लोग को ये सारा का सारा कवर अप करना है इस चैप्टर में। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 मैक आईईडी का। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लैंग्वेज में बात करना चाहता है। लैंग्वेज का मतलब क्या एम है इसका, तो ये बोलता है कि ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पे गोल ऑफ 5 ईयर प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या करेगा, ये पिलर्स बना के देगा कि हमारी कंट्री को करना क्या है। अभी तक के तो अब हम लोग सोच रहे थे फ्रीडम मिल गई, अब करना क्या है। ओके, तो इसमें बोलता है डेवलपमेंट पॉलिसी 1950 से लेके 1990 तक के, जो कि एग्रीकल्चर की थी, उस पर हम लोगों को डिस्कशन करना है। अब इससे फायदा क्या हुआ, मेरिट्स, और इसको हम लोगों ने इंप्लीमेंट कैसे किया। अब ये 5 ईयर प्लान क्या होता है भाई, तो 5 ईयर प्लान बोलता है ये एक प्रोसेस है किसका, डेवलपमेंट का, ताकि हमारी कंट्री के जो भी लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। ओके, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओपन आउट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल फॉर अ रिचर एंड द वेरीड लाइफ। हर तरीके के इंसान के लिए जो भी वो लाइफ चाहता है, एक्सपेक्ट करता है, उस तरीके की लाइफ उसको मिल सके, ऐसा कुछ हमारे कंट्री के 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था। ओके, चलिए तो हम लोग और देखते हैं 5 ईयर प्लान में क्या क्या हम लोगों के गोल्स हैं। तो इसमें बोलता है कि गोल में सबसे पहले आता है हमारा ग्रोथ। अब ये ग्रोथ का मतलब हाइट का बढ़ना भी तो ग्रोथ कहलाता है, नहीं, यहाँ पे कंट्री की ग्रोथ की बात हो रही है। मतलब हमारे पास पैसा आना चाहिए। पैसा कैसे आएगा, जब हम लोग गुड्स बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे पास पैसा आएगा। अदरवाइज अगर हम लोग इंपोर्ट करते रहेंगे तो हमारे पास से पैसा हमेशा जाएगा। तो हमें क्या करना है, ग्रोथ करना है, बट पॉजिटिव सेंस में करना है। दूसरा, मॉडर्नाइजेशन करना है। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि दूसरी कंट्री जिस भी तरीके से काम कर रही है उस कंट्री के क्या हम लोग पैरेलल चल सकते हैं, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं जिससे हमारा समय बचे और हम लोग ज्यादा चीजों को कम समय में क्या कर पाए, अचीव कर पाए। तीसरा बोलता है सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है हम अपने पैरों पे खड़े रहें और सारी चीजें खुद करें, तो हम लोग क्या होंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। लास्ट वन बोलता है यहाँ पे इक्विटी, मतलब जो रिच है और जो पुअर है इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वी आर इंडियन और हम लोगों को ये नहीं पता कि क्या रिच होता है और क्या पुअर होता है। तो ये बेसिकली हम लोगों ने गोल्स की बात करी जो कि क्या थे, 5 ईयर प्लान के गोल्स थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अब ये चैप्टर क्या है। तो क्या चैप्टर हम लोग कहां से स्टार्ट करें भाई, तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इंडिपेंडेंस डे से, 15 अगस्त 1947 से। क्या हुआ इस दिन और इस चैप्टर में उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। ऑन 15 अगस्त इंडिया वोक टू अ न्यू डॉन ऑफ फ्रीडम। अब एकदम से आजादी मिली, क्या करें, एकदम से आजादी मिलेगी तो समझ में ही नहीं आएगा। मान लेते हैं कोई 200 सालों तक के, 250 सालों तक के किसी के अंडर में गुलाम रहे तो उसको गुलामी की आदत पड़ जाएगी। उसको जैसे ही खुला करोगे, जिससे ही उसको फ्री करोगे, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करें। तो ये तो हमारे लिए एक टेंशन भी थी और एक खुशी की बात भी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इन फ्रंट ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज टू डिसाइड द टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम जो कि हमारी
कंट्री को क्या करे, सुटेबल हो या वो हमारी कंट्री में इंप्लॉय कर सके, ऐसा हम लोगों को एक इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए था, अ सिस्टम विच वुड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ रेदर देन अ फ्यू। मतलब इंडिया जो है हमेशा किसकी बात करती है, वेलफेयर की बात करती है, लोगों के भलाई की बात करती है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों का फायदा हो सके, कंट्री अपना नुकसान देखने को तैयार है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लोगों का क्या हो सके, यहाँ पे फायदा हो सके। तो ऐसा हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे चाहते थे, जैसे हमारी कंट्री क्या होती है, गुलामी से निकल के बाहर आती है। तो यहां पे हम लोगों ने बोला किसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करें, तो इन्होंने बोला कि यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है, जो सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी की बात करती है, क्या हम लोग उसको फॉलो करें। बट अगर सोशलिस्ट की बात करेंगे तो सिर्फ वेलफेयर करेंगे, तो फिर अर्न कब करेंगे, हमारी ग्रोथ कब होगी। तो हम लोगों ने बोला नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। फिर हम लोग कैपिटलिस्ट की तरफ गए। क्या वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल रही है कि वहां सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, टू अर्न मोर एंड मोर मनी, क्या वो यूज करें। बट वहां पे भी प्रॉब्लम हो जाएगी, लोगों का वेलफेयर नहीं हो पाएगा। हमने बोला दोनों को छोड़ो, एक काम करो, कैपिटलिस्ट को भी ले लो और किसको ले लो, किसको लेना चाहिए, सोशलिस्ट को लेना चाहिए। तो दोनों को ऐड करके हमारी कंट्री ने ऑप्ट की मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए देखते हैं। सोशलिज्म अपील टू जवाहरलाल नेहरू। उस समय जो प्राइम मिनिस्टर बने इंटरिम गवर्नमेंट से, जब गवर्नमेंट बनी वो थे जवाहरलाल नेहरू। सोशलिज्म एस्टैब्लिश इन सोवियत यूनियन, यूएसएसआर में ये सोशलिस्ट सिस्टम चलता था। प्रोडक्शन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब वहां सारी की सारी चीजें किसके हाथ में होती थी, गवर्नमेंट के हाथ में होती थी, बट नॉट बाय द प्राइवेट। अब प्राइवेट इंडिविजुअल क्या करता है, प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करता है और बड़ा बनने की कोशिश करता है और पैसे कमाने की कोशिश करता है। बट ये जो सोशलिस्ट है ये थोड़ा कमा के संतुष्ट हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाता है। बट ऐसा हमें नहीं करना था। बोलता है बट नॉट प्राइवेट विच इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया। मतलब टोटली हम लोग गवर्नमेंट का काम करना शुरू करें, सब कुछ गवर्नमेंट करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते थे कि प्राइवेट भी इन्वॉल्व हो जाए। इंडिया वुड बी सोशलिस्ट सोसाइटी विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एंड डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, द कंट्री विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेसी। मतलब यहां सब कुछ किसके हाथ में होगा, लोगों के हाथ में होगा। तो लोगों से भी पूछा गया तो उन्होंने बोला सर ऐसा करो कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों को मिला लो। तो यहां पे कौन सी इकोनॉमी को ऑप्ट किया गया भाई, मिक्स्ड इकोनॉमी को। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलिए मतलब इंडिया ने ऑप्ट कर ली है अब मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई कि मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट तो कर ली। अब उस समय हुआ क्या, तो सबसे पहले हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई काम करते तो प्रोडक्शन का काम करना चाहिए। क्यों, क्योंकि चीजें बनाएंगे बेचेंगे तो पैसा आएगा। मतलब हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए इंडस्ट्रीज। बट क्या इंडस्ट्रीज ऐसी चालू हो जाएंगी, नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई लॉ बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई रूल बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए 1948 में पहली बार इंडस्ट्रियल लॉ बनाया गया। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल ये इंडस्ट्री है, अब इनके लिए कोई रूल नहीं होगा तो ये अपनी मनमानी करेंगे, 1 घंटा काम करेंगे भग जाएंगे, कभी काम सही करेंगे कभी काम गलत करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, एक रूल बनाया जिसका नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन। मतलब जितने भी पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको हटाया गया और नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए 1948। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्टेड दिस आउटलुक। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी में भी ये शो किया गया कि हम लोगों को क्या करना है, अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को एक वेलफेयर स्टेट बनाना। मतलब जहां पे लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे सेल्फिशनेस नहीं रहेगी भाई, यहां पे वेलफेयर का हमेशा काम होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, तो यहां ध्यान दीजिए। तो हम लोग इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं और हम लोगों ने डीपीएसपी की बात कर ली कि डीपीएसपी हमेशा क्या कहता है कि कोई भी जो स्टेट होगा वो हमेशा वेलफेयर स्टेट होगा। मतलब लोगों के बारे में ज्यादा सोचना है भाई, अपने बारे में यहाँ पे कम सोचना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1950 में जब हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन बन गया तो अब एक रूट लेवल पे काम होना शुरू हो गया कि इंडिया को आगे 50 साल, आगे 100 साल, 200 साल क्या करना है, टारगेट मिलने लग गए। बट उसको छोटे 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 स्टेप्स में चलना है, उसी का नाम है 5 ईयर प्लान। जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम लोगों ने कितना दे दिया, 5 इयर्स। ओके, सेटअप किया गया। कौन होगा इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो वो हमेशा कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये तो समझ में आ गया कि वहां पे जो चेयरमैन बनेंगे प्लानिंग कमीशन के वो भी कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। ओके, और उन्होंने क्या बोला कि सिर्फ सोशलिस्ट नहीं, सिर्फ कैपिटलिस्ट नहीं, कंबाइन कर दो दोनों को और कौन सी इकोनॉमी अपना लो, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना लो। ओके, तो ये जो एरा ऑफ 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है, अब हम लोग स्विच करेंगे अपने 5 ईयर प्लान्स पे। चलो
अब यहाँ पे बोलता है कि 5 ईयर प्लान के पहले अब आप सिस्टम तो बताओ कौन सा यूज करने वाले हो। आप डायरेक्टली फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, पहले थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ना टॉपिक को क्या होता है। तो हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट बाय विच द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड। तो ये बोलता है कि ये जो सिस्टम है ये आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की वो क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्व करेगा। तो हमारे पास कितने टाइप की इकोनॉमी होती है? पहली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जहां पे मनी 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 के बारे में सोचा जाए उसको बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब ये पॉइंट ऑफ व्यू किसका था, ये सोच किसकी थी? ये सोच थी एडम स्मिथ की, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। तो हमें मोटो याद रखना है इसका, टू अर्न मोर एंड मोर मनी। दूसरी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी? तो यहां समाज के बारे में ज्यादा सोचना है, मतलब टू डू मोर एंड मोर वेलफेयर। और ये कॉन्सेप्ट देने का काम कौन करते हैं? कार्ल मार्क्स। अब इन दोनों को मिला देते हैं, देखिए ये कैपिटलिस्ट हो गए मिस्टर एडम स्मिथ, ये कार्ल मार्क्स हो गए सोशलिस्ट इकोनॉमी देने वाले। अब इन दोनों को जब मिला दिया इनकी सोच को, तो हमारे यहाँ एक नया सिस्टम बना जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, जिसमें कौन काम कर रहा है? आज इंडिया काम कर रहा है। माना जाता है कि 2035 तक के हम लोग इंडिया जो है सबसे बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है। मतलब हम लोग भी बाकी लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देंगे। चलिए यहां तक के हमें समझ में आ गया कि हमारे पास 3 सिस्टम है, बट इन तीनों में अंतर क्या होता है इस डिफरेंस को पहले हम लोग समझते हैं ताकि ये परमानेंटली एग्जाम तक के हमें याद हो जाए। तो इसके लिए हमें बेस बनाना पड़ेगा। फीचर में बोलता है इसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव किसका? कैपिटलिस्ट का। मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड हमेशा किस पे काम करता है? पैसे कमाने पे। दूसरा इसका मोटिव होगा सोशल वेलफेयर। और जो मिक्स इकोनॉमी होगी उसका दोनों, एक तो प्रॉफिट और दूसरा वेलफेयर। तो मतलब इसका क्या हो गया भैया? मोटो PW हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट बोलता है कि इसको गवर्न कौन करता है? जो भी प्रोडक्शन होगा उसको कंट्रोल करने का कौन काम करेगा? ओके, तो यहाँ पे प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम पे पूरा काम होता है। कोई चीज अगर सस्ती होगी ज्यादा बिकेगी, ज्यादा प्रॉफिट आएगा। मतलब 2 तरीके हैं, या तो क्या करो प्राइस कम कर दो, क्वांटिटी आप बल्क में दूसरों को देने लग जाओ, या तो क्या करो प्राइस बढ़ा दो और कम 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 कमाते रहो। यहां पे हम लोग को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दूसरा बोलता है यहां प्लानिंग मैकेनिज्म। सोशलिस्ट में क्योंकि लोगों के बारे में हमें काम करना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पूरा सिस्टम क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा। और हर काम से दूसरे का क्या होना चाहिए भाई? फायदा होना चाहिए। अब इसमें बोलता है कि इसमें दोनों सिस्टम यूज होते हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी और प्लानिंग मैकेनिज्म भी। मतलब यहां पे सिस्टम जो है वो PP यूज होता है। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि कंपटीशन कैसा होने वाला है। तो भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब पैसे वाले लोग क्या करेंगे? एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंपटीशन करेंगे। चलिए तो यहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन एग्जिस्ट करता है, बट यही हम लोग इसकी बात करें तो यहां कंपटीशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहां पे लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, तो यहां कंपटीशन की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डोनेशन करते तो उसमें कोई कंपटीशन थोड़ी ना होता है। यहां पे तो सोचते हैं कि हमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल जाए। अब यहां बोलता है एग्जिस्ट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर। मिक्स इकोनॉमी में बोलता है कि एग्जिस्ट ओनली इन प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, सरकार का कोई रोल है क्या इसमें? गवर्नमेंट का कोई रोल है क्या इसमें? तो इसमें बोलता है कि इसमें किसी का कोई भी रोल नहीं है। इसमें बोलता है इसमें कंप्लीट रोल है किसका? सरकार का, ठीक है। और इसमें क्या बोलता है? फुल रोल इन द पब्लिक सेक्टर एंड लिमिटेड रोल इन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ बेसिस पे तीनों इकोनॉमी जो है वो क्या है? अलग अलग है, ठीक है। चलिए तो हमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स सब में ये कवर करने वाला टॉपिक मिल गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि प्लान होता क्या है। प्लान का मतलब वेल टू थिंक इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। आज हम लोग सोच ले कि कल करना क्या है। आज पढ़ेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो ये वाली मार्कशीट तो वैसी की वैसी प्रिंट हो जाएगी कम मार्क्स की, फिर हम लोग आगे चल के पछताएंगे। तो प्लान का मतलब आज ही सोच लो कि कल क्या करना है। चलिए समझते हैं। अ प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड पुट यूज। मतलब नेशन की जो भी रिसोर्सेस है उसको क्या करें हम लोग? फुल्लर यूटिलाइजेशन कर ले। मतलब उसमें वेस्टेज नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके, अब हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं कि हमारी कंट्री में ये प्लानिंग कैसे इंप्लीमेंट होती है। इट मींस प्लान कोऑर्डिनेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी टू अचीव
प्री स्पेसिफाइड, पहले से ही सोच के रखना है कि हमें अचीव क्या करना है, क्या पैसा बहुत सारा कमाना है या लोगों को बहुत ज्यादा रोजगार देना है। तो हमारी टाइप ऑफ इकोनॉमी बिल्कुल क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ओके, एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, पैसा कमाना है, ठीक है, बट ध्यान दीजिए क्या पैसे के साथ लोगों का सोचना भी जरूरी है। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, इन अ टाइम बाउंड प्रोग्राम, बट ऐसा नहीं कि आज सोचा और 200 साल बाद कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं चल पाएगा। इसीलिए हम लोगों को हर चीज के बारे में सोचना यहाँ पे जरूरी है। यहां देखिए, हाँ, तो हम लोग बात कर चुके हैं प्लान की और इकोनॉमिक प्लानिंग की, बट हमें ये तो पता ही नहीं है कि कर क्यों रहे हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा एम या ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। अब ये प्लानिंग ऑब्जेक्टिव मतलब पूरा एम, जहां हम लोग 5 ईयर प्लान बनाना चालू कर रहे हैं तो हमें एम पूरा क्लियर होना चाहिए, रोड मैप पूरा क्लियर होना चाहिए, सीधे चलना है या घूम घाम के चलना है। ओके, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इट रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। बहुत लंबे समय के लिए हम लोग अगर सोचेंगे तो हमें प्लानिंग ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर, देखिए समय भी हमें कितना मिल चुका है, 20 साल का प्लान, मतलब 5 ईयर के कितने 4 प्लान बन जाएंगे भाई। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पर्सपेक्टिव प्लान। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट डू मीन बाय पर्सपेक्टिव प्लान, या कितने ड्यूरेशन के लिए रहता है, तो जनरली ये 20 सालों के लिए रहता है। अब हम लोग बात करते हैं प्लान ऑब्जेक्टिव की, पहला हो गया प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, अब हम लोग बात करते हैं प्लान ऑब्जेक्टिव की, मतलब ड्यूरेशन इसमें क्या हो जाएगा भैया, थोड़ा सा कम हो जाएगा। देखिए, इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 सालों के अंदर जो अचीव हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लान ऑब्जेक्टिव। और 20 सालों में जो अचीव होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब और इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने गोल ऑफ 5 ईयर प्लान में। मैंने अभी कहा था आपको कि जो भी काम करे उसके पहले हमारा एम जो है वो पूरा क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पता चल रहा है चिड़िया पूरी दिख रही है, उसकी आंख नहीं दिख रही है, मतलब आपका एम जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है। तो हमें भी 5 ईयर प्लान का क्या बनाना पड़ेगा, एम या गोल बनाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले प्लान में जो भी इसने बेस बनाया होगा, बेस 4 पिलर्स पे बना हुआ है। इसका पहला जो है वो है मॉडर्नाइजेशन, हमें दूसरी कंट्रियों की बराबरी करनी है हर लेवल पे। हाँ, हम लोग उनके ऊपर भी जा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पहला क्या हो गया इसमें भाई, गोल मॉडर्नाइजेशन। इट रेफर्स टू द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, टेक्नोलॉजी आपका हमेशा समय बचाती है। अगर ये मैं बात करूं 2000 में, अगर मुझे यूएसए किसी से बात करनी है तो वो बहुत महंगा पड़ता, और यूएसए जाना है तो बहुत ही महंगा पड़ता। बट आज धीरे धीरे करके सब चीजें सस्ती हो गई, क्यों, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो चीजें सस्ती इसीलिए होती है क्योंकि हमारे पास क्या होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। ओके, और उसके अलावा क्या होता है, हमारे पास नए मेथड्स होते हैं प्रोडक्शन के, मतलब मशीनरी नहीं होगी, जब मशीनरी नहीं होगी तो उसका आउटपुट भी क्या होगा, पहले से ज्यादा होगा। एंड चेंजेस इन द सोशल आउटलुक, लोगों की सोच भी अब क्या हो गई है, चेंज हो गई है। पहले कोशिश करते थे कि इंडिया के अंदर ही रहे, समुद्र लांग लिया मतलब आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऐसा अब नहीं होता। अब बाहर जाना मतलब ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ना। तो इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ HYV सीड्स ऑप्ट किया, देखिए हमारी कंट्री आज इस कंडीशन में है कि हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी खाना दे सकते हैं, फूड अवेलेबल करवा सकते हैं। जेंडर एम्पावरमेंट स्टार्ट हुआ। जेंडर एम्पावरमेंट का मतलब कि पहले सिर्फ मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी और मेल को प्रायोरिटी दी जाती थी, बट आज ऐसा नहीं है, फीमेल्स को भी क्या करा जाता है, पैरेलल रखा जाता है। तो किसी ने बहुत खूब कहा है, नो बर्ड कैन फ्लाई विथ सिंगल विंग, है ना, ये विवेकानंद जी ने कहा है। तो वेस्टर्न कंट्री क्यों आगे बढ़ चुकी है, क्यों, क्योंकि वो दोनों को बराबर लेके चलती है। तो हम लोगों ने पहले पिलर की बात करी जिसका नाम था मॉडर्नाइजेशन। दूसरे पिलर पे आते हैं, इसका मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, मतलब जो भी काम करे वो हम अपने बलबूते पे करें, रिस्क अपने पे ले। अगर किसी के दूसरे के कंधे पे बंदूक रखेंगे और वो हट गया तो बंदूक गिर जाएगी नीचे। तो हमारी कंट्री को भी जो भी काम करना है वो अपने बेसिस पे करने हैं। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स, बाहर से जो भी आप मंगा रहे हो वो बंद कर दो। क्यों, हमारा पैसा बाहर जा रहा है, कुछ दिनों बाद क्या होगा, हम लोग डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर वो अगर सामान देना बंद कर देगा तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। इसीलिए बाहर से जो इंपोर्ट हो रहे हैं गुड्स उसको क्या करें, बंद करें। हम लोग क्या करें, वोकल फॉर लोकल करें, मतलब अपने यहाँ की ही चीजों को यूज करें, बनाए और अपने ही लोगों तक के वो पैसा पहुंचाए। दूसरी कंट्री हमारी करेंसी नहीं जानी चाहिए। ओके, तो क्या करना है, इंपोर्ट पे बैन लगाना है। ओके, विच कैन बी प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, है ना, हम कोशिश करें
कि सेम चीजें हमारी कंट्री में बना के हम लोग बेच सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे फूड ग्रेन से हम दूसरी जगह से ना मंगाए, इंडस्ट्रीज के जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में हम लोग खुद बनाए। तो ये हम लोगों ने दो पिलर्स की बात करी जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थर्ड पिलर पे आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब भाई पैसे कमाना अच्छी बात है, बट कंपटीशन को फेस करके और सब कंट्रियों के बराबर आना भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज एन इंक्रीज इन द एग्रीगेट आउटपुट ऑफ गुड्स। क्या करें हम लोग, उतना सामान बनाए जिससे हमारे पास इतना पैसा आ जाए कि हम लोगों को किसी से उधार लेना ना पड़े इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि काम दे दिया और 100 सालों तक के काम कर रहे हैं, नहीं, टाइम बाउंड होना चाहिए पूरी प्लानिंग, तभी तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर को टास्क दिया, ट्रेड को टास्क दिया, इंडस्ट्रीज को टास्क दिया, वो विद इन अ ईयर या विद इन 5 ईयर जो है वो कंप्लीट होना जरूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं फोर्थ पिलर की जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी। मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या करना है भाई, तो इनइक्वालिटी ऑफ जो इनकम है उसको क्या करें हम लोग यहाँ पे खत्म करें। अगर खत्म नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिच और रिच होते जाएगा, पुअर और पुअर होते जाएगा। अब गैप बढ़ेगा, गैप बढ़ेगा तो एक दूसरे के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे, प्लान करना शुरू कर देंगे। बट हमारी इंडिया किसके लिए जानी जाती है, यूनिटी के लिए जानी जाती है, ना कि ये जो अप एंड डाउन है, मतलब रिच एंड पुअर का जो डिफरेंस है उसको बढ़ाने के लिए हमारी इंडिया कभी नहीं जाने जाती है। हम लोग यूनिटी के लिए जाने जाते हैं ना। ओके, तो हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को खत्म करना है। ओके, अपलिफ्टिंग वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी कैसे हो सकता है, तो लिटरेट होके। पढ़ाई एक ऐसी दवा है जिससे हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है, दूसरी कोई दवाई नहीं है जिससे क्या हो सकते हो आप सक्सेसफुल हो सको। ओके, एंड अ मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। हर किसी को इकोनॉमिक पावर, मतलब वो अगर इकोनॉमिकली अगर सही हो गया तो वो बाकी सब चीजें अपने आप क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 मेन पिलर्स की बात करी, मॉडर्नाइजेशन की बात करी, फिर हम लोगों ने बात करी भाई इक्विटी क्या होता है, ठीक है, फिर हम लोगों ने बात करी कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को चारों पिलर तो समझ में आ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि 5 ईयर प्लान जो बने अभी तक के, कब से, 1951 से लेके 2016 तक के 12 5 ईयर प्लान बनाए गए। अब इसमें इसका मोटो क्या था, किसने बनाया, टारगेट कितना अचीव करा, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था, क्या हमेशा 5 ईयर प्लान बने कि कभी रोलिंग प्लान बने, कि कभी 1 ईयर का प्लान भी बनाया गया या कभी प्लान हॉलीडे भी बनाया गया। तो इन सब की हम लोग अब क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान से, जो कि फर्स्ट फेज स्टार्ट होता है 1951 से लेकर 1966 तक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट करने का जो मॉडल था उसको बोलते हैं हेराल्ड-डोवर मॉडल। इसमें क्या बोला इन लोगों ने, फोकस किया सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर पे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप क्या करें, एग्रीकल्चर पे ध्यान दें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। क्यों, क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, मतलब हमारा बेस जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, एग्रीकल्चर के साथ स्टार्ट किया है। सेकंड 5 ईयर प्लान क्या बोलता है, इसका मॉडल था पीसी महालनोबिस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई एग्जाम में, तो याद करना है। ओके, एम्फेसिस ऑन द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन है। जो भी चीजें दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ आ रही है उसके लिए हम वैसा प्रोडक्ट बनाए ताकि वो लोग बाहर से सामान मंगवाना बंद कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल एडिडास का शूज हम लोग मंगवाते हैं और बाटा यहाँ बन रहा है, तो हम लोग वोकल फॉर लोकल में बाटा को प्रमोट करें, तो ये शूज का क्या हो गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया। तो हम लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा हम अपनी कंट्री का क्या करें, प्रोडक्ट का यूज करें। ओके, एंड ग्रोथ इन हैवी इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब वो इंडस्ट्री जो हैवी प्रोडक्शन करती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये सब हैवी इंडस्ट्रीज है जिससे हमारी कंट्री की जो बैकबोन है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। थर्ड 5 ईयर प्लान पे आते हैं, तो इनका जो मेन फोकस था वो था इकोनॉमिक सफिशिएंसी, मतलब हम लोग पैसा खुद कमाएं और हमारी पूरी कंट्री जो ओवरऑल है उसको क्या करें, स्ट्रांग करें। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक सफिशिएंसी। तो ये हमारा फर्स्ट फेज हुआ और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 3 पार्ट में इसको समझा 66 तक के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 66 से लेके हम लोग 1990 तक के जाते हैं। तो जो एनुअल प्लान बना 1966 से लेके 69 के बीच में, अ न्यू स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ड्यूरिंग एनुअल प्लान वाज ग्रीन रेवोल्यूशन। एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसका नाम था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। मतलब हर जगह अब क्या होने वाला है, ग्रीन 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 होने वाला है। मतलब हम अपनी कंट्री के साथ साथ दूसरी कंट्रियों का क्या कर पाएंगे, यहाँ पे सपोर्ट कर पाएंगे। चलिए, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी और क्या क्या हम लोग नया कर सकते हैं, इसमें हम लोगों ने कोशिश करी फेज 2 में।
फोर्थ 5 ईयर प्लान में 69 से लेकर 74 तक के हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकली रिफॉर्म स्टार्ट करे। जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी उसमें हम लोग क्या और चेंजेस कर सकते हैं, क्या और अपडेशन कर सकते हैं। ओके, बट टेक्नोलॉजिकली रिफॉर्म जो करा वो किसमें करा, हम लोगों ने एग्रीकल्चर में करा। फिर बोलता है ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि बढ़ रहे हैं कभी गिर जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो बढ़ रहे हैं तो बढ़ते हुए चले हम लोग, और स्टेबिलिटी के साथ, मतलब अगर 10% हो गया तो अब हम लोग 10% पे तो है, अब 11% की सोचे, या ना तो हम लोग 9% की सोचे या 8% की, ऐसा हम लोग को नहीं करना है। 5.7% ग्रोथ एम बट नॉट अचीव, कोशिश तो कर रहे हैं हम लोग कि बड़ा एम रखे और हो सकता है अचीव भी कर लेते, बट कुछ कारण थे जिसके कारण हम अचीव नहीं कर पाए। वो कारण क्या था भाई, तो पुअर मानसून एंड शॉर्टेज ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी दिक्कतें थी उस समय पे, इसीलिए क्या नहीं कर पाए हम लोग, इस ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाए। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या हम लोगों ने एम रखा, एलिमिनेशन ऑफ पावर्टी, नेशनल इनकम एट 4.9%, पावर्टी को खत्म करना। अब ये पावर्टी क्या होता है, तो पावर्टी का मतलब होता है निर्धनता। ऐसा कोई पर्सन जिसके पास पैसे नहीं हो तो वो अपनी नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं बेटा कि ये अंडर पावर्टी है। तो पावर्टी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, अबव पावर्टी लाइन एंड बिलो पावर्टी लाइन। तो इसके बारे में बताने का काम किसने करा है भाई, तो हम लोग थोड़ा दिमाग लगाएं, सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने पावर्टी के बारे में रिकमेंडेशन दी है, उसमें हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ओके, फिर 6th 5 ईयर प्लान में क्या बोलता है, सेंटर्ड अराउंड फूड एंड फ्यूल। अब हम लोग खाने की बात करने लग गए और खाना बनेगा कैसे उसकी बात करने लग गए। तो यहां पे हम लोग पहुंच गए कहां पे, 6th 5 ईयर प्लान में। आगे बढ़ते हैं, 7th 5 ईयर प्लान किस पे फोकस करता है, तो ये बोलता है HRD, लोगों को रोजगार देने पे फोकस करता है 7th 5 ईयर प्लान। रोजगार रहेगा तो इंसान फ्री नहीं रहेगा, पैसा कमाएगा और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या करेगा, अपने आप बढ़ा लेगा। 8th 5 ईयर प्लान में क्या बोलता है यहाँ पे, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब जब 1950 से लेके हम लोग अलग अलग सिस्टम्स की बात कर रहे थे तब हम लोगों ने कुछ भी अचीव नहीं करा होगा, करा भी होगा मगर बहुत सारी प्रॉब्लम होगी उसमें। तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने नए पॉलिसी को ऑप्ट किया जिसको बोलते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो 7th 5 ईयर प्लान के बाद हम लोगों ने एक नया बिल्कुल सिस्टम चेंज कर दिया जिसको बोलेंगे हम लोग लिबरलाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन। 9th और 10th 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने बोला ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। ग्रोथ तो करना है मगर समाज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको क्या करना है हम लोग को यहाँ पे, बराबर क्या करना है भाई, बराबर क्या करना है, देखना है। मतलब पैसे के बेसिस पे भी रिच और पुअर नहीं करना है, ना तो कस्टम्स पे ना तो ट्रेडिशन पे, सबको कैसा देखना है बेटा, एक जैसा देखना है यहाँ पे। ओके, अब 11th 5 ईयर प्लान में क्या हम लोगों ने एम रखा, फास्टर, ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब हमारी कंट्री की इतनी ग्रोथ हो जाए कि हम लोग अब किसी और से कुछ भी कभी ना मांगे, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। पॉइंट नंबर 12th, या हम लोग बोल सकते हैं 12th 5 ईयर प्लान क्या बोलता है, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अपने देश पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और ग्रोथ जितनी हो रही है उससे फास्टर करना है। बट 12th 5 ईयर प्लान में ये देखा गया कि प्लानिंग कमीशन में कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो इसको हटा के अब हमारे यहाँ नया सिस्टम लाया गया जिसको बोलते हैं हम लोग नीति आयोग। तो बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आती है और उन्होंने बोला कि इसको क्या करा जाए, चेंज किया जाए। अब नीति आयोग का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जो आप चेंज कर रहे हैं वो आपको दिखेगा, मतलब आपने ऐसा नहीं है कि रोड के लिए बोल दिया कि हाँ भाई नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं हाँ रोड बनना चाहिए, बन ही रहा है अभी तक के पेपर पे, ऐसा नहीं, ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। मतलब पहले से वो चीज क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हम लोग एक डेटा को देखते हैं। ऑन 29 मई 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उस टाइम पे सरकार बन चुकी थी नरेंद्र मोदी जी की, ओके, विद द रिकमेंडेशन ऑफ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। क्या बोल रहे हैं, प्लानिंग कमीशन को हटा दिया जाए, ओके, विद अ कंट्रोल कमीशन। कंट्रोल मतलब पूरी तरीके से इस पे कंट्रोल होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन में हमारा कंट्रोल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, इसीलिए हमारी कंट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। ओके, आगे बोलता है द यूनियन कैबिनेट स्क्रैप्ड द प्लानिंग कमीशन। स्क्रैप का मतलब खत्म कर दिया, ओके, टू बी रिप्लेस्ड विद अ डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। तो एनएसी ने बोला कि भाई अब ये वाला फंडा नहीं चलेगा, इसको हटाइए और नीति आयोग को फुल फ्लैश में क्या करे, इंप्लीमेंट करे, ओके, विच वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूपीए गवर्नमेंट। तो यहां तक के हम लोगों ने समझा कि प्लानिंग कमीशन को हटाया गया और किसको ऑप्ट किया गया, यहां पे नीति आयोग को ऑप्ट यहां पे किया गया है। रुकना यहां पे।
तो हम लोग बात कर चुके हैं यहाँ पे नीति आयोग की। प्लानिंग कमीशन चेंज होके क्या बन चुका है, अब नीति आयोग बन चुका है। बट अब हमारे यहाँ पे इंडिया में हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो हमारी बेसिक इकोनॉमी की हम लोग बात अब स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, तो अब हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या, एग्रीकल्चर। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम क्या था, किस तरीके से काम करता था, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट इंडिया में फिर क्या सोच रखी गई किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हम लोग उसकी बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक्ट एज अ बुलवर्क, मेन इंपॉर्टेंट वर्क किया किसने, एग्रीकल्चर सेक्टर ने, इन मेंटेनिंग फूड सिक्योरिटी। फायदा क्या हुआ इससे हमारी कंट्री को कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी बढ़ गई। मतलब इंसान कुछ भी हो जाए, खाना अगर ना मिले तो बड़ी दिक्कत है, बट खाना अगर मिल जाए ऐसी कंट्री में तो वो कंट्री तो धन्य कंट्री है। कौन सी कंट्री है वो, इंडिया। यहाँ पे कभी खाने की आज तक कभी कमी नहीं पड़ी। इतना ज्यादा हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत अच्छा सा प्रोडक्शन होता है। फूड सिक्योरिटी के अलावा यहाँ पे कंसिक्वेंटली साथ में क्या चली, नेशनल सिक्योरिटी चली एज वेल। द पॉलिसी मेकर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया हैड टू एड्रेस दीज इश्यूज। और हमारे यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनने सबसे ज्यादा फोकस किया एग्रीकल्चर पे। क्यों, क्योंकि अगर खाने के लिए मिल गया तभी तो जाके हम लोग पढ़ाई और बाकी सब चीजें कर पाएंगे। ओके, आगे बोलता है विच दे डिड थ्रू लैंड रिफॉर्म्स। और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया, लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पहले जो सिस्टम था उसको चेंज कर दिया जाए। मतलब पहले ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम बनाया था उसको चेंज करके हम लोग नया सिस्टम लाए, दैट इज नोन एज लैंड रिफॉर्म, जिसमें किसी भी किसान किसी भी पीजेंट के साथ क्या ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, उसको परेशान ना किया जाए, टैक्स के लिए उस पर प्रेशर ना बनाया जाए। ओके, प्रमोटिंग द यूज ऑफ HYV सीड्स। और क्या प्रमोट करने को कहा गया, HYV सीड्स। HYV सीड्स स्टैंड फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स व्हिच अशर्ड इन अ रिवॉल्यूशन। और ये आगे चल के क्या बना, ग्रीन रेवोल्यूशन। और पूरे इंडिया में हर जगह क्या हो गया, हरा 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 हो गया। मतलब हर जगह क्या हो गए, खेती होना शुरू हो गई। ओके, इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सिस्टम में जो हमारे पॉलिसी मेकर था उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब हम लोग बात करने वाले हैं लैंड रिफॉर्म की। एक सिस्टम जो पहले से बना बनाया है उसमें कुछ अगर आप चेंज करना चाहते हैं, दैट इज नोन एज लैंड रिफॉर्म। ठीक है, बोलता है द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर फोर्स इंडिया टू इंपोर्ट फूड फ्रॉम द USA। और इसके कारण क्या करना पड़ा कि जब हमारे पास फूड नहीं हुआ करता था तब हम लोगों को क्या करना पड़ा, बाहर से फूड मंगाना पड़ा, जिसमें हम लोगों ने लगभग बात करें USA से PL 480 के थ्रू ग्रेन्स मंगवाए थे। बट उनने ग्रेन्स बहुत ही खराब क्वालिटी के दिए, रोटन व्हीट दिए हम लोगों को। बट वो कंडीशन ऐसी थी कि हमारे पास खाने तक के लिए नहीं था। तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो इंडिपेंडेंट ना होकर थी डिपेंडेंट इकोनॉमी। और हम लोग किस पे डिपेंडेंट हुए उस टाइम पे, USA पे। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म। अब लैंड रिफॉर्म के कारण ही यहाँ पे इक्विटी आ पाएगी, मतलब डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो पाएगा। लैंड रिफॉर्म प्राइमरीली रेफर्स टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ द लैंड होल्डिंग। अब ये लैंड रिफॉर्म में क्या करा गया कि जो मालिक है, मालिक के पास ही उसकी खेती होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता था, लोग क्या करते थे, उसको किसी को किराए पे देते थे, किराया नहीं चुका पाया तो उसकी क्या करते थे, लैंड छीन लेते थे। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम इंडिया में हो रही थी। किसके साथ, एग्रीकल्चरिस्ट के साथ या तो पीजेंट्स के साथ। तो हम लोग चाहते थे कि लैंड रिफॉर्म में जिसकी जमीन है उसी तक के ये लैंड पहुंच जाए, मतलब वो खुद भी क्या बन जाए, यहाँ पे मालिक बन जाए। अब हम लोग बात करते हैं एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों काम करना चाहते हैं, बट ये ए बी को नहीं जानता, बी ए को नहीं जानता। बट एक सी बंदा है जो दोनों को जानता है, ए को भी जानता है, बी को भी जानता है। ए ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, बी ने अपनी रिक्वायरमेंट बताई और इन दोनों को मिला दिया। तो इस तरीके से बीच में जो काम करते थे उसको बोलते थे हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएरीज। ठीक है, तो इनको क्या करना है, एबॉलिश करना है, मतलब खत्म करना है। मतलब ब्रिटिशर्स और इंडियंस के बीच में कौन आ गए, कौन आ गए भाई, जमींदार आ गए। ठीक है, या तो हम लोग बोल सकते हैं ब्रोकर्स आ गए। ये लोग क्या करते थे, बीच में पैसा खाते थे। इनको क्या करा, सरकार ने वहां से हटाया। क्या करा, सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट एबॉलिश इंटरमीडिएरीज एंड टिलर बिकम ओनर ऑफ द लैंड। इन्हें कहा कि भाई गवर्नमेंट बोल रही है कि इंटरमीडिएरीज को एबॉलिश कर दो, बंद कर दो, और टिलर्स के पास क्या बना दो, उनकी खुद की जमीन। मतलब ले लो भैया, आपकी जमीन है, आप ले सकते हो। अब फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ओनरशिप ऑफ लैंड गिव्स इंसेंटिव्स टू
एक्चुअल टिलर्स विथ सफिशिएंट कैपिटल, मतलब उनके पास ओनरशिप तो जाएगी, साथ ही साथ उनकी जो सफिशिएंट कैपिटल है उन तक के पहुंच भी जाए, ताकि उनके पास बैकअप रहे आगे भी और वो एग्रीकल्चर कर सके। 2 लाख टेनेंट्स, फायदा क्या हुआ? 2 लाख टेनेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द गवर्नमेंट, इंटरमीडिएरीज हटे और जैसे ही ये हटे वैसे ही इनका कनेक्शन किसके साथ हो गया भाई? गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट ने जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई थी इन तक के पहुंचाना शुरू कर दी। Tenants increased output and get growth in agriculture. Goal of equity not fully served due to, अब हम लोगों ने कोशिश करी कि टेनेंट के पास जितना भी है प्रोडक्शन का पैसा वो सब पहुंच जाए, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? लूप होल्स इन लेजिस्लेशन, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाए थे उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे, इसीलिए ये जो लैंड रिफॉर्म सिस्टम है 100% यहाँ पे क्या नहीं करा पाए हम लोग? इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए। तो इसको देखा जाए तो ये हमारे लिए एक लूप होल था, ये नेगेटिव पॉइंट था। टेनेंट्स एविक्टेड, धीरे धीरे करके क्या हो गए? टेनेंट्स भगना शुरू कर दिए। क्यों? जमींदार क्लेम सेल्फ कल्टीवेटर्स, और जमींदार ने क्या मान लिया? उस जगह को अपना मान लिया और वो क्या बन गए? यहाँ पे मालिक बन गए। मालिक क्यों बन गए भाई? क्योंकि ये सामने वाला इनको पैसा नहीं दे पाया समय पे और इनने क्या करा? इनकी जमीनें जब्त कर ली। द पुअरेस्ट एग्रीकल्चरल लेबर नॉट बेनिफिटेड, बट इसके कारण एक और नुकसान हुआ, जो भी पुअरेस्ट सबसे गरीब थे उनको कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत भी पैसा होगा तो लोग एंटरटेन करेंगे, बट पैसा नहीं होगा तो कोई भी यहां पे एंटरटेन नहीं करने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, लैंड सीलिंग। ये लैंड सीलिंग क्या होता है? जब भी एक्सेस लैंड होती है, जरूरत से ज्यादा आपके पास लैंड होती है, तो सरकार उस लैंड को क्या कर लेती है? जब्त कर लेती है। दैट इज नोन एज लैंड सीलिंग। ऐसे ही उस समय पे भी हुआ कि जो भी एक्स्ट्रा जमीनें थी, सरकार ने बोला आपको इतने की रिक्वायरमेंट है, रेस्ट ऑफ द जो भी अमाउंट लैंड है उसको क्या कर दिया जाए? लोगों तक के पहुंचा दिया जाए। तो हम लोगों ने कोशिश करी कि उन तक के ये जमीन पहुंच जाए जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस सिस्टम को क्या कहा गया? यहाँ पे लैंड सीलिंग कहा गया। इट इज अ फिक्सिंग स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब एक पर्सन के पास लगभग इतनी ही जमीन होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके, ऑफ लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। कंडीशंस क्या? बियॉन्ड लिमिट लैंड गिवन टू द लैंडलेस कल्टीवेटर्स। अब एक लिमिट से ज्यादा है तो आप किसको दे दो भाई? लैंडलेस कल्टीवेटर्स, मतलब अब वो भी तो आप ही का भाई है, उसको दे दो जमीन, वो भी काम करेगा, तो सब लोगों की क्या होगी? ग्रोथ होगी, कंट्री की भी ग्रोथ होगी। एंड स्मॉल फार्मर्स, तो किसको देना है? लैंडलेस कल्टीवेटर्स को और स्मॉल फार्मर्स को। रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप, मतलब एक ही के पास अगर पूरी जमीन चले जाएगी तो वो अमीर हो जाएगा, बाकी लोग क्या हो जाएंगे? फिर कंपैरेटिवली गरीब भी तो हो जाएंगे भाई, ओके। ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स, ये खत्म करना है। प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कोशिश करें कि हम लोग क्या करें? इक्विटी रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब कोई बहुत अमीर किसान और बहुत गरीब इंसान ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर, मतलब सबके पास बराबर आए और सभी लोग क्या हो? अमीर हो। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी क्या हो? किसान गरीब हो। क्यों? क्योंकि वही तो हमारे लिए सब कुछ करके देता है, ओके। नेक्स्ट बोलता है लैंड रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ क्लोजर रिलेटिव टू एस्केप फ्रॉम द लेजिस्लेशन बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स। अब आपको पता है जो भी रूल बनाते हैं लोग उसको तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं। तो इन लोगों ने क्या करा? एक पर्सन के नाम पे जमीन नहीं होगी, चलो ठीक है, इनने क्या करा? रिलेटिव्स के नाम पे क्या कर दी? जमीनें करना शुरू कर दी। तो ये एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था। फिफ्थ पॉइंट बोलता है केरला और वेस्ट बंगाल में ये जो रूल था सक्सेसफुली क्या हो पाया? इंप्लीमेंट हो पाया। कौन सा रूल? तो ये लैंड सीलिंग का जो रूल था वो सक्सेसफुली केरला और वेस्ट बंगाल में क्या हो पाया? ऑप्ट हो पाया। इसके बाद हम बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे कि हमारे यहाँ हर जगह क्या हो जानी चाहिए? ग्रीनरी हो जानी चाहिए। अब ऐसी ग्रीनरी मेंटेन करने के लिए एक रिवॉल्यूशन हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में हुआ क्या? तो ग्रीन रेवोल्यूशन में एक स्मॉल साइज का प्लांट लिया गया, ठीक है, और एक बिग साइज का प्लांट लिया गया, इन दोनों को मिला के एक नया थर्ड प्लांट बना दिया गया, ठीक है ना, ओके। अब मान लेते हैं इससे इसकी इम्यूनिटी ले ली और इससे इसकी क्रॉप प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ले ली। अब ये दोनों को जब मिलाया और जब ये नया बना तो इसको नाम दिया HYV सीड, ठीक है। बट इसका एक्सपेरिमेंट करा किसने? तो इसका एक्सपेरिमेंट करने वाले जो पर्सन है इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है भैया? नॉर्मन दादा ने
इसका एक्सपेरिमेंट किया, कहां पे किया? मैक्सिको में किया। कब किया? तो 1966 से लेके 67 के बीच में करा। बट ये तो मैक्सिको में करा, हम तो बात कर रहे हैं इंडिया की। तो इंडिया में कौन लेके आए? तो ये देखिए, ये महाशय हमारे यहाँ लेके आए। क्या नाम है इनका? MS स्वामीनाथन। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला पर्सन कौन था? नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में लाने वाला कौन भैया? MS स्वामीनाथन। हुआ क्या इसमें? तो HYV सीड्स को बड़ा चढ़ाकर क्या करा गया? लोगों तक के पहुंचाया गया और एग्रीकल्चर में एक नया रिवॉल्यूशन लाया गया। समझते हैं क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 75% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर मानसून। और हम लोग किस पे डिपेंडेंट थे अभी तक के? एग्रीकल्चर के मानसून पे। बट सीड क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे भाई? ये भी तो प्रॉब्लम है, हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा। डिक्लाइन एग्रीकल्चर एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। पुराने जमाने के हिसाब से आज हम लोग काम कर रहे थे, इसीलिए हमारे पास उतना प्रोडक्शन नहीं होता था जितना कि होना चाहिए था। क्या हुआ? तो एग्रीकल्चर और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जो थे वो हमारे लिए ड्रॉबैक बन गए। ओके। एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? वो सारी बेसिक चीजें जो किसी भी चीज को बनाने के लिए जरूरी है। जैसे हमारी कंट्री को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रोडवेज, रेलवेज, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब क्या कहलाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाएगा। वो ही हमें यहां चाहिए, कहां पे? एग्रीकल्चर में। ओके। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता तो हमारी प्रॉब्लम ही नहीं बढ़ती। ओके। फैसिलिटीज दैट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट गिव द फॉर्मूला ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके। आगे क्या बोलता है? द लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स ड्यू टू यूज ऑफ HYV सीड। और इसी का एक्सप्लेनेशन अपन ने यहां समझा इन दोनों लोगों के नाम से। एक तो समझा नॉर्मन बोरलॉग और दूसरा क्या समझा? MS स्वामीनाथन। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि HYV सीड तो अच्छा है बट उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी, जाहिर सी बात है अच्छी क्वालिटी होंगी तो कुछ बुराई भी होंगी। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि HYV सीड्स के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी। पहले क्या बोलता है? एडिकेट ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई। पानी बहुत चाहिए, जाहिर सी बात है हर चीज में पानी चाहिए। क्रॉप्स लगाओगे तो ज्यादा कैपेसिटी अगर उसकी होगी तो वो पानी सबसे ज्यादा मांगेगा। अगर ये नहीं है तो HYV सीड्स आपका काम नहीं करेगा। दूसरा, केमिकल फर्टिलाइजर जो हुआ करते हैं, जो आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं, इसकी कैपेसिटी 4 to 10 टाइम्स ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग यहाँ समझ चुके हैं कि जो HYV सीड्स है उनकी कैपेसिटी अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इनपुट्स भी ज़्यादा लगेंगे, फर्टिलाइजर ज़्यादा लग गए। अब ये बोलता है कि इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा चाहिए, मतलब पानी वहाँ तक के पहुँचना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं पहुँचेगा तो ये जो सीड्स है ये ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। और अब आप रिजल्ट की तो भूल ही जाइए। क्यों? क्योंकि जब पानी नहीं मिलेगा तो ये सूख जाएंगे, उसके बाद ये आपको क्रॉप प्रोडक्शन में बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे। लास्ट बोलता है इसमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी जगह बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगने वाला है। तो कुल मिला के हम लोग ये देखें कि HYV जो सीड्स है वो हम लोग को महंगा पड़ रहा है। मतलब जो किसान बहुत ही कमजोर होगा उसके लिए तो HYV सीड्स बना ही नहीं। ये बना किनके लिए है? वो सारे किसानों के लिए जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। मतलब ये सोच के बनाया गया था कि जिनके पास पैसा होगा वही इसमें अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए स्टेप अप एकेडमी, वेयर वी लर्न टुडे एंड लीड टुमारो। इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल है क्लास 6 से लेके 12 तक के सारे ही बोर्ड के कंटेंट। ठीक है। इसके साथ और क्या मिलने वाला है? तो पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का यहाँ पे एक साथ क्या करवाने वाले हैं हम लोग? रिवीजन करवाने वाले, तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है। जिससे हमारे सिलेक्शन का जो परसेंटेज है वो और ज्यादा बढ़ पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।